नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उदारवाद का उदय है, उस पर आधारित है। उससे पहले आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि कांग्रेस का उद्भव, कांग्रेस का कितने विभागों में विभाजित होना और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो अधिवेशन है वो किस प्रकार तैयार किए गए और क्यों अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, इसके पीछे आपने पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है उदारवाद का उदय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हर देश उदार होना क्या कहलाया? उदारवादी। उदारवादी वो जो अंग्रेजों की राजभक्ति में विश्वास रखते हैं, अंग्रेजों विनय से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की राजभक्ति में हम विश्वास करके हम स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। ये उदारवादियों की नीति रही। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय उदारवाद से अभिप्राय क्या है। भारत में उदारवाद के उदय का श्रेय ब्रिटिश संपर्क तथा मैकले द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रारंभ की गई पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को जाता है। 1857 में मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत भारत में उदारवाद का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। बच्चों आप नोट करेंगे, 1857 में मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना के उपरांत भारत में उदारवाद का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तो कहाँ का विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1857 में मद्रास, M+B+K। उदारवाद राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद पर केंद्रित करता है। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक उपादेयता को उदारवाद ही उभारता है। यूरोप में उदारवादी विचारधारा पुनर्जागरण के समय भी विद्यमान थी। विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय उदारवाद विवेक, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता और प्रगति में विश्वास करता है। भारतीय उदारवादियों का चिंतन पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए भी कुछ अर्थों में उससे भिन्नता रखता है। भारत के उदारवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में उन्मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की नीति के स्थान पर राज्य द्वारा देश के आर्थिक क्रियाकलापों को नियमित कर एवं संरक्षित रखने के पक्षपाती थे। भारतीय उदारवादी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर कुछ वे कष्ट उठाने के पक्षधर भी नहीं थे। इसलिए भारतीय उदारवादी ब्रिटिश शासकों को तुष्ट रखते हुए उनकी दयालुता व न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर आगे बढ़ना चाहते थे। वे इसकी प्राप्ति के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाकर जेल की यातनाएं सहन करते थे। स्पष्ट है कि भारतीय उदारवाद देशभक्ति के साथ साथ ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था व्यक्त करता था। इसी कारण भारत के प्रमुख को उदारवादी ब्रिटिश सरकार के परम भक्त थे और उस सरकार की न्यायप्रियता में गहरा विश्वास रखते थे। भारतीय उदारवाद ब्रिटिश सरकार को भारत से शीघ्र विदा करने के पक्ष में नहीं था। भारतीय उदारवादी चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में क्रमबद्ध सुधार किए जाए, भारतवासियों को राजकीय सेवाओं में उच्च पद दिलाया जाए। भारतीय उदारवाद ने स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य अवश्य निर्धारित कर लिया था, परंतु इस लक्ष्य को भी दूरस्थ समझते हुए भारतीय उदारवाद इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने की मंत्रणा देता था। भारतीय उदारवादियों का मानना था कि स्वशासन के लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व स्थानीय स्वायत्त शासनों संस्थाओं में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः भारतीय उदारवाद ब्रिटेन के साथ साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना भारत के लिए हितकारी समझता था। इसलिए भारतीय उदारवादी प्रथम इंग्लैंड के उदारवादी दल तथा बाद में श्रमिक दल से सहायता की आशा करते थे। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधारों से भारतीय उदारवादी अधिक आश्वासन हो गए। अतः यह स्वाभाविक था कि उदारवादी भारत की प्रगति के लिए ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखना देश के हित में नहीं वरन अपरिहार्य मानते थे। परंतु भारतीय उदारवादी नेता ब्रिटिश
साथ में ही वे इस तथ्य से अवगत थे कि उनकी पार्टी अभी भी जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, केवल उनकी शिकायतों की व्याख्या करती थी, और वह भी विशेषकर उच्च मध्यम वर्ग की। अब हम बात करते हैं कि उदारवादियों के विचार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पे कैसे थे। तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरे राजनीतिकों और उनके चापलूस अधिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि भारत ने ब्रिटिश राज्य में सर्वतोमुखी प्रगति की है, अतः यहाँ ब्रिटिश प्रभुत्व बना रहना उचित है। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों की असभ्य जनता को सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया था, अतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा रेल विकास, शांति की स्थापना, नवीन शिक्षा की प्रगति आदि का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार के गुणगान किए जा रहे थे, जबकि उनका भारत में शोषण बरकरार था। परंतु ब्रिटिशकालीन भारतीय संस्कृति से प्रभावित भारतीयों के भ्रम को दादाभाई नौरोजी ने तोड़ने का प्रयास भी किया था। अब हम आते हैं कि उदारवादी दल की नीति क्या थी। उदारवादी दल में शिक्षित लोग थे, उनमें वकील अधिकांश रूप थे, अतः उनकी नीति नियमबद्ध प्रगति में आस्था रखने वाली थी। वे विकास की मनंथर गति में विश्वास रखते थे, क्रांतिकारी साधनों के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैधानिक आंदोलन का मार्ग अपनाया। इसके अंतर्गत उन्होंने निम्न 3 साधनों को त्याज्य बताया। नहीं, 3 साधन हमें नहीं अपनाने हैं, जैसे कि विद्रोह नहीं करना है, एक विदेश दूसरे, उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने हेतु एकता को परम आवश्यक बताया, इसलिए उदारवादी नेताओं ने राष्ट्रीय एकता को विकसित करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इटली की एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा था, जब समूचा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों में जुड़ जाएगा तो भारतीय एकता दूर नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने भी अपने विभिन्न धर्मों और अनुयायियों के मध्य की दूरी को समाप्त करने पर जोर दिया। उनके इस प्रकार के प्रयासों से शिक्षित वर्ग में एकता की भावना उत्पन्न हुई। उदारवाद के प्रारंभिक नेताओं ने जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रचार एवं प्रसार का समर्थन किया। इसी संबंध में श्री शंकरनारायण ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए कि हमें अपनी सामाजिक प्रणाली में वे सब कुछ निकाल देना चाहते हैं जो उन्नति में बाधक हो। हम पाश्चात्य सभ्यता से वह सब कुछ ग्रहण करना चाहते हैं जो में अच्छा दिखाई देता हो। भारत की मध्यकालीन, पुरानी एवं निरंकुश समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने अधिक जोर दिया तथा किसी भी वर्ग विशेषाधिकार का विरोध किया। उन्होंने गौरव में अतीत के स्थान पर सुंदर भविष्य की कल्पना की। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनकी जो नीति है, अगर हम इसका निष्कर्ष रूप में देखें तो उदारवादियों की नीति ही वो ये मानते हैं कि उदारवादियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह रहा है, उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करते हुए भारत में आर्थिक चेतना जागृत की। भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रति इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे औद्योगिकरण और सामाजिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के समर्थक थे। इन उदारवादियों की आर्थिक प्रवक्ता दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त थे। बच्चों आप नोट करेंगे, आर्थिक प्रवक्ता जो आर्थिक नीति पर प्रभाव डाल रहे थे वो थे दादाभाई नौरोजी,
महादेव रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती गरीबी का कारण माना और इस आर्थिक शोषण के 3 रूप बताए इन्होंने। पहला तो व्यापार के माध्यम से ये हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। दूसरा, हमारे ऊपर कर्जा डाल के, हमारे ऊपर लगान डाल के, हमारे ऊपर कर डाल के वित्त की दृष्टि से। तीसरा, हमारा जो उद्योग धंधे थे इन्होंने हमारे संपूर्ण नष्ट कर दिए। जो कुटीर उद्योग धंधे थे, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, उनको इन्होंने नष्ट कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया। और उनकी धारणा ये भी थी कि ब्रिटिश सरकार स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रही है और आधुनिक उद्योगों को इरादतन निरुत्साह कर रही है। भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध मुद्रा नीति अपनाई जा रही है। विदेशी स्वामित्व वाले बागान उद्योगों में भारतीय श्रमिकों को दास रूप में रखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि अंग्रेजों द्वारा भारत से संपत्ति और पूंजी है गठन नहीं कर सके। इस क्षेत्र में केवल समाचार पत्र ही उनकी कुछ सहायता कर सके। भारतीय व्यापारी अभी भी कांग्रेस से प्रभावित नहीं थे। इस कारण वे कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने से हाथ खींचते थे और नेता धनवान थे ही नहीं। इस कारण अर्थ की कमी से इस वैधानिक संघर्ष को गतिशील बनाने में थोड़ी बाधा आई। ये इनके थोड़े से हम कह लीजिए कि उदारवादी दल की नीतियाँ इस प्रकार से रही या इनके नेताओं के इस प्रकार के कार्य रहे। अब हम देखते हैं कि उदारवादियों की मांग क्या थी। मांग को हम यहाँ पर थोड़ा सा बांट देखते हैं, जैसे कि राजनीतिक दृष्टि से क्या मांग थी, आर्थिक क्षेत्र से क्या मांग थी, या इनकी रणनीति किस प्रकार से थी। तो उदारवादियों की मांग राजनीतिक दृष्टि से प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक भागीदार बनाया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, भारतीय आम जनता की दशा सुधारने हेतु निम्न कदम उठाया जाए, प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत किया जाए, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, नागरिक अधिकारों, भाषण, प्रेस की आज़ादी, संगठन की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान की जाए। 1880-90 के अंतराल में सरकारी गोपनीयता को बनाए रखने के नाम पर जब समाचार पत्रों की आलोचना करने के अधिकार को समाप्त कर दिया, तब इसका 1897 में भारी विरोध किया गया और इस विरोध में कतिपय व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ा। कुछ संपादकों को सजाएं भी भुगतनी पड़ी। संवैधानिक सुधार व स्वशासन सरकार की मांग के लिए भी आवाज़ उठाई। इसके लिए उदारवादियों ने सरकार के समक्ष निम्न मांगें प्रस्तुत की, जैसा कि पहला 1892 की मांग की। दूसरा, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, मांग की जाए। तीसरा, जनकोष पर गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का नियंत्रण होना आवश्यक है बताया है। अतः उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। परंतु उदारवादियों ने आम जनता या स्त्रियों के मतदान की कोई मांग नहीं की। स्वशासन सरकार की मांग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, परंतु 1885-1905 के काल में उन्होंने स्वशासी सरकार की मांग नहीं की। एक मांग इन्होंने ये रखी कि सेवा में भारतीयकरण किया जाए। 2 जून 1893 को ब्रिटिश लोक सदन में ये प्रस्ताव पारित हुआ। नोट करेंगे बच्चों आप, 2 जून 1893 भारतीयों को अधिकाधिक सिविल सेवा में भर्ती किया जाए और ये परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ होनी चाहिए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने तब तक अमल नहीं किया था। अतः उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित भी किया। कानून के शासन की मांग की गई, रूल ऑफ लॉ, इसके लिए कई सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, जैसा कि न्यायिक व्यवस्था का पुनर्गठन होना चाहिए, उसे कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना चाहिए, इस सेवा में उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाए जिनका व्यवसाय कानून हो। जिन राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं है, वहाँ उच्च न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अभियोग की सुनवाई बेंच के कम से कम आधे न्यायाधीशों द्वारा होनी चाहिए, ये इनकी मांग थी। उदारवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में मांग रखी।
उदारवादियों की यह धारणा थी कि अंग्रेजी शासन में भारतीयों की आर्थिक अवस्था सुधरी है, परंतु शीघ्र ही उदारवादी नेताओं की इस असलियत का पता चल गया। उसने बताया कि 3 तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया है। दादा भाई नौरोजी का अर्थव्यवस्था या आर्थिक शोषण किया अंग्रेजों ने, उसमें उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने लेख पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट लिखा है, भारत कई प्रकार से विपिन और दरिद्रता में डूबा हुआ है। भारत कई प्रकार से विपिन और दरिद्रता में डूबा हुआ है। 1895 में उन्होंने घोषित किया कि भारत भूखा मर रहा है, अतः इस क्षेत्र में भारतीय उदारवादियों द्वारा निम्न मांगें प्रस्तुत की गई। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार हो जिससे करदाताओं पर बोझ कम हो। भूमि कर निर्धारण में नरमी बताई जाए। किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। उदारवादियों ने भारत के औद्योगिक विकास में 3 बाधक तत्व लक्षित किए: स्वदेशी उद्योगों का ह्रास, पूंजी में कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव। इन कठिनाइयों का निवारण उदारवादियों ने सरकार की आर्थिक सहायता व संरक्षण आवश्यक बताया। विनिष्ट हस्तशिल्प उद्योग के लिए सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक बताया। स्वदेशी माल की खपत के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन भी आवश्यक बताया। 1896 में महाराष्ट्र के शक्तिशाली स्वदेशी अभियान का आरंभ किया गया। विद्यार्थियों ने इसमें खुलकर भाग लिया गया। विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। श्रमिक वर्ग के लिए भारत में श्रमिक वर्ग 19वीं सदी के अंतिम दशक में विकसित होने लगा। गांवों से छोड़कर लोग शहर की ओर पलायनित हुए। खानों में काफी दिया। राणा दौलतभाई नौरोजी, जीवी जोशी और आरसी दत्त जो समाज सुधारकों में अग्रणी रहे, वे भारतीय निर्धनता पर आंसू बहाने वाले माने जाते हैं। उन्होंने भी श्रमिकों के प्रति कोई सहानुभूति विशेष जाहिर नहीं की। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ब्रिटिश शासन में कृषि व किसानों की अवस्था दयनीय बनी रही। इसका कारण भी यही था कि ब्रिटिश सरकार ने कृषि के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वे किसानों से ऊंची दरों पर लगान वसूल करते रहे और किसान उनके कर्जदार होते रहे। तो ये इस प्रकार की उदारवादियों का की जो था, उदारवादियों की मांग, मान लीजिए उदारवादियों का आर्थिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना, श्रमिक वर्ग के लिए कुछ नहीं बोलना, कुछ इनके असफलता की ओर इनको ले गई। उदारवादियों की रणनीति हम बात करें तो उदारवादी नेता अहिंसावादी थे, शांतिपूर्ण तरीकों से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। इसीलिए तो उग्रवादियों ने इन्हें भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी, जैसे कि उग्रवादियों ने इनकी कटु आलोचना करते हुए कहा कि हर चीज़ मांग के लेना पसंद करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, इसके लिए मुझे कोई याचनाओं की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तथ्य से हम भली भांति परिचित है कि भारत की आम जनता अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। केवल वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार व लेखक ही इसकी ओर उन्मुख हैं। जागरूकता अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान समय में भी ये स्थितियां हैं। किसी को कई बातें पता ही नहीं है, आम जनता तक पता ही नहीं कि उनके क्या अधिकार है, क्या उनके लिए कानून बने हुए हैं। वो केवल इसीलिए कि प्रक्रिया लंबी है, शायद हमें लाभ नहीं मिले, समूह उदासीन है, विभाजित है, गरीब है और अज्ञानी है। परिणाम स्वरूप जनमत राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता नहीं है। उन्होंने भली भांति भाप दिया कि वह अभी समय नहीं आया जबकि विदेशी हुकूमत को चुनौती दे सके। ये लोग ये मानते थे कि अभी हमें समय और चाहिए, हमें अंग्रेजों की राजभक्ति में विश्वास करना चाहिए, हमें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करना चाहिए। अगर हम इनकी विश्वसनीय किताब पर खरे उतरेंगे तो ये हमें शासन सौंप देंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है, क्योंकि अंग्रेज आप जानते हैं कि उनका स्वभाव किसी के भी सगे नहीं है। इतना उन पर भरोसा करना भारत को पीछे की ओर धकेलना था।
कुछ रणनीतियाँ अच्छी भी थी, कुछ सिद्धांत थे वो अच्छे भी थे, लेकिन यहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों के मतभेद यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों आप इस उदारवादियों का उदय है, उदारवादी का अभिप्राय, उदारवादी नेता कौन कौन से थे, उनके नाम, उदारवादियों के सिद्धांत क्या थे, उदारवादियों की रणनीति क्या थी, उदारवादियों के कार्यक्रम और उद्देश्य क्या थे, इन चीज़ों को डिवाइडेशन करते हुए आप इनको याद करेंगे। धन्यवाद। और आगे की उसमें हम जब देखेंगे कि उदारवाद का जो उदय है उसके बाद उदारवाद से ही निकलेगा उग्रवाद, क्योंकि उदारवादियों की नीति में और उनकी राजभक्ति में उग्रवाद कहीं पे भी विश्वास नहीं करता। धन्यवाद।